हम कक्षा 10 का 5वां पाठ दैनिक जीवन में रसायन, उसमें अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा था। अभी अपन अम्ल और क्षार से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली जो अवधारणा है अम्ल एवं क्षार की, अम्ल एवं क्षार की आर्हेनियस अवधारणा के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये पहली अवधारणा है। फिर ब्रोस्टेट लोरी है, फिर लुईस अवधारणा है। ऐसे करके आपके सिलेबस में 3 अवधारणाएं हैं अम्ल और क्षार से संबंधित। अपन इन तीनों को क्रमबद्ध पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, अम्ल किनको बताया इन्होंने, चलो मैं आप अलग से करता हूं। अम्ल क्या होता है? अम्ल के बारे में इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार के बारे में क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो आप एक बार लिख लें, वे पदार्थ जो जलीय विलयन उस साइड में अपन क्षार के बारे में देख लेंगे। जलीय विलयन में अपघटित यानी अपघटित होकर H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये बात किसने कही? आर्हेनियस ने कही, अम्ल कहलाते हैं। आगे ब्रोस्टेट लोरी और वो लुईस पढ़ेंगे, उन्होंने अलग परिभाषाएं दी अम्ल की। जैसे HCl है, जलीय विलयन में टूट करके क्या बनाएगा? H प्लस आयन। ये भी क्या है? जलीय। ये भी क्या है? जलीय। तो ये नहीं, जल के अंदर घुल के, जलीय विलयन में घुल कर गठित होकर के क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन बनाता है। HNO3 जलीय विलयन में घुल करके क्या बनाएगा? H प्लस आयन और NO3 प्लस। समझ में आई बात कि जलीय विलयन में घुल करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। फिर बात आती है, ये जो अम्ल है इनमें प्रबल अम्ल कौन से और दुर्बल अम्ल कौन से? प्रबल अम्ल कौन से हैं? जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। जैसे अपन बात करें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अपन ने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल समझाई बात? नाइट्रिक अम्ल। अब दुर्बल अम्ल कौन से हैं? जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं?
दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। लिख सकते हो आप, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। दूसरा है कार्बोनिक अम्ल, H3H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। ये दोनों क्या है? दुर्बल अम्ल है। अब ऐसे ही बात करें अपन क्षार की, तो इसने क्षार के बारे में क्या बताया? आर्यनेस ने बताया, अपन उसकी बात कर रहे हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अब गठित होकर, यानी टूटकर, अब गठित होकर, ये इतनी बातें मैं इसलिए लिख रहा हूँ, बोर्ड की बताया था, लेकिन क्योंकि अपन 10वीं क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो हर चीज आपके अगर नोट्स में लिखी होगी तो आपको याद रहेगी, एक बार सुनने से मैं भी याद रहे। अब गठित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, ये टूटेगा जलीय विलयन में, तो Na प्लस और OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन देगा, KOH, तो ये भी जलीय विलयन में टूट करके क्या बनाएगा? K प्लस और OH माइनस में टूटेगा। इसके पश्चात इसमें भी परबल और क्षार जैसे, इसमें भी क्या होते हैं? परबल क्षार के बारे में बताया, परबल क्षार कौन से होते हैं और दुर्बल क्षार कौन से, दुर्बल क्षार कौन से होते हैं। ठीक है। परबल क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, विलयन में पूर्णतया, पूरी तरह से आयनित हो जाएंगे, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? परबल क्षार कहलाते हैं। जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम K का है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लिखना चाहिए तो लिख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते, पूर्णतया आयनित नहीं होते, क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे पहला जो एग्जांपल अपन देखें, MgOH2, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप लिखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मैंने वहां बताया था पाचन तंत्र में, आमाशय के अंदर अगर अम्लता हो जाती है, अधिक भोजन करने से और मसालेदार भोजन करने से HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की दवाई दी जाती है। दूसरा है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो आप, अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार ये आप इस अम्ल और क्षार के बारे में आगे इंग्लिश में बताया। आगे अपन इसके आगे एक बात और है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जल कैसे बनाते हैं, अम्ल का तो हाइड्रोजन प्लस आयन और क्षार का OH माइनस आयन जुड़कर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। इस प्रकार यहां एक बात और लिख सकते हो, ये जो हाइड्रोजन आयन है, अम्ल का हाइड्रोजन जो आयन है, ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन प्लस आयन अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जल से क्रिया कर लेता है। इससे जल से क्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव। तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, यानी अत्यधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील होने के कारण अधिक क्रियाशील होने के कारण H प्लस आयन जल से क्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये भी क्या है, जलीय है, हाइड्रोनियम आयन। आप इसको भी बीच में या फिर लास्ट में लिख सकते हैं। जो अब बात आती है आगे, मैं जो बता रहा था कि अम्ल का तो हाइड्रोजन आयन और क्षार का हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ करके क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं, तो उसमें से क्षार में से तो क्या निकलेगा, हाइड्रोक्सिल आयन, और अम्ल से हाइड्रोजन आयन क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपन ने पढ़ा भी था अभिक्रिया वाले पाठ में इन चीजों को। ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, एक इसमें ऊष्मा मुक्त हो रही है, जल बन रहा है तो ऊष्मा मुक्त हो रही है, तो इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ऊष्मा मुक्त होती है तो उसको ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसको एक बार उतार दें। चले आगे अपन पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की प्रोस्टेट ग्लोरी अवधारणा। प्रोस्टेट ग्लोरी अवधारणा, इसमें इन्होंने क्या कहा, अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन प्लस, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन दाता होते हैं। क्षार जो होते हैं प्रोटॉन ग्राही होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ठीक है। अब जो प्रोटॉन देकर के ये तो क्या बन जाएंगे, सुगमी क्षार बन जाएंगे, सुगमी क्षार बन जाएंगे।
और ये प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बन जाएंगे, युग्मी अम्ल बना, यानी कि ब्रोस्टिक्लोरीन ने युग्मी अम्ल और युग्मी क्षार के बारे में बात की। जैसे HCl की अभिक्रिया, चलो HCl की अभिक्रिया अगर मैं जल के साथ करवाता हूं, जल के साथ, तो इसका जो ये बन चुके, ये जो हाइड्रोजन है ये कहां जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या निकलेगा अपने पास H2O H3O पॉजिटिव, और बाहर क्या निकल गया Cl माइनस। तो ये जो है इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये क्या बना, युग्मी अम्ल, क्या बना, युग्मी अम्ल, इससे ये क्या बना, युग्मी क्षार। तो Cl तो किसमें चेंज हो गई, HCl तो Cl में, और ये इसने क्या किया, प्रोटॉन ग्रहण किया, प्रोटॉन क्या किया, ग्रहण किया। तो जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, युग्मी अम्ल, और प्रोटॉन दाता जो होते हैं इन्होंने प्रोटॉन त्याग दिया, प्रोटॉन दाता है वो क्या कहलाते हैं, युग्मी क्षार कहलाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण और आपके H2O प्लस NH3 अमोनिया और जल की अभिक्रिया अपन करवाते हैं, तो क्या बनेगा, NH4 प्लस OH माइनस। तो देखो आप इसने प्रोटॉन क्या किया, ग्रहण किया, प्रोटॉन ग्रहण किया, तो ये क्या बना, युग्मी अम्ल, युग्मी अम्ल बना, क्या बना, युग्मी अम्ल। इसने प्रोटॉन का त्याग किया, प्रोटॉन का त्याग, प्रोटॉन दिया इसने, ये है प्रोटॉन दाता, तो ये क्या है, युग्मी क्षार, ये क्या कहलाएगा, युग्मी क्षार कहलाएगा। समझ में आई बात। अब जैसे NH3 से क्या बना, NH4 प्लस ये व H2O और OH माइनस, यह जो समूह है का समूह अम्ल और क्षार का युग्म कहलाता है, युग्मी किसका, युग्मी अम्ल एवं क्षार का, क्षार युग्म कहलाता है, युग्म कहलाता है। समझ भाई। इसके पश्चात अपन अगला देखेंगे, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। इस उदाहरण को अपन युग्मी अम्ल और युग्मी क्षार भी बोल सकते हैं, युग्मी अम्ल एवं युग्मी क्षार की अवधारणा भी, युग्मी क्षार की अवधारणा। इन्होंने बताया जो प्रोटॉन देते हैं, जैसे Ha प्लस बी की बात करूं मैं, तो ये अगर प्रोटॉन इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा, Hb प्लस और क्या बन जाएगा, A माइनस। तो ये अम्ल था जिसने प्रोटॉन इसको दिया, ये क्षार, तो ये अम्ल बताया इन्होंने और ये
क्षार। इसके पश्चात ये जो आया प्रोटॉन ग्रहण किया, ये क्या बना? शिवमी अम्ल। आपने उस उदाहरण में अच्छी तरह समझा दिया है, शिवमी अम्ल। इसने प्रोटॉन त्याग किया तो ये क्या बना? शिवमी क्षार। उतार ले आप एक बार। अब अगला है अम्ल और क्षार की लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा। लुईस ने क्या कहा था? जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण नहीं करते, इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। लुईस अवधारणा। जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले करते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। ये जो अम्ल जो होते हैं, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक होते हैं। कमी वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन कमी है तो धनायन यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? धनायन यौगिक। और क्या होता है? इनका अष्टक जो होता है, अपन पढ़ेंगे, अष्टक अपूर्ण होता है। अपूर्ण अष्टक का नियम अपन अगले आगे पाठ में देखेंगे। तो इनका जो उदाहरण है अम्ल का, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल की विशेषताएं हैं, लुईस ने बताया था। तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, वे लुईस अम्ल कहलाते हैं। उनका नाम ही लुईस अम्ल कहलाए। ये भी लुईस क्षार कहलाते हैं। वे इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले लुईस क्षार कहलाते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि लुईस ने बताया था। उदाहरण में BF3, AlCl3 और Mg+2 और Na+, ये सभी क्या है? अम्ल है। अब इसमें क्या होगा? इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन के अधिकता वाले यौगिक, एकांकी इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म रखने वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म रखने वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म रखने वाले यौगिक ऋणायन यौगिक, ऋणायन यौगिक
उदाहरण की बात करें अपन तो H2O, ये ऑक्सीजन के पास 3 एकांकी युग्म, इलेक्ट्रॉन के 2 एकांकी युग्म हैं। फिर है NH3, इसमें भी 1 एकांकी युग्म है। फिर OH माइनस और Cl माइनस, ऋणायन यौगिक और एकांकी युग्म रखने वाले यौगिक, ये सभी क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। अब जैसे लुईस अम्ल जैसे BF3, इससे अभिक्रिया करेगा NH3 से। NH3 में क्या है? एकांकी युग्म है एक, तो ये आपस में कैसे जुड़ जाएंगे? BF3 उप सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। ये कौन सा बंध है? उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध, यानी ये क्या है? लुईस अम्ल और लुईस क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसके बीच में उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। लुईस क्षार आपस में क्रिया करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अम्ल और क्षार की दूसरी अवधारणा इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले यौगिक, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। ग्रहण करेंगे क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ग्रहण करेंगे। धनायन है, इसलिए ग्रहण करेंगे, क्योंकि धनायन जब कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन इनके अंदर से निकल जाता है। अष्टक अपूर्ण होता है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। इनका अष्टक जो है वो अपूर्ण है। क्षार की बात करें, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले, इलेक्ट्रॉन के एकांकी युग्म इनके पास अधिकता है तो ये देंगे। ऋणायन यौगिक कहीं इनके पास इलेक्ट्रॉन है, जब ऋणायन के रूप में रहते हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन को देंगे। तो इस प्रकार लुईस की अवधारणा, इसको भी आप एक बार नोट कर लें।